हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो। आज का यह वीडियो जर्नी ऑफ फिजिक्स का सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आई रिकमेंड कि आप पहला पार्ट देख लें, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि यह सीरीज़ कैसे आगे बढ़ने वाली है और इस सीरीज़ का पर्पस क्या है। उसमें मैंने बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस किया है, पूरा इंट्रोडक्शन दिया है और साथ में एक स्टोरी भी सुनाई है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जिससे आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि हम कैसे एक इंटरेस्टिंग वे में फिजिक्स को अप्रोच करने वाले हैं ताकि फिजिक्स का फियर दूर हो सके। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप वहां जाकर वह वीडियो देख सकते हैं। नाउ हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपको एक इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि इस वीडियो में हम किन किन टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग सिस्टम, मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, इन सब चीज़ों के डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे और केवल हम 3 सिविलाइजेशन में हुए डेवलपमेंट की चर्चा करेंगे: मेसोपोटामिया, इजिप्शियन और चाइनीज सिविलाइजेशंस। क्योंकि यह कुछ सिविलाइजेशंस हैं जो कि ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस मानी जाती हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम जानेंगे कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन ने किस तरीके से स्कूलिंग सिस्टम, राइटिंग सिस्टम और टेक्स्ट प्रिजर्वेशन को स्टार्ट किया और फिर धीरे धीरे डेवलप किया। सिंस मेसोपोटामिया को वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन माना जाता है, इसलिए हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। तो थोड़ी सी इस बात पर भी चर्चा कर लेते हैं कि मेसोपोटामियंस थे कौन। तो एक रिवर सिस्टम था, तिग्रीज और यूफ्रेटस। तो इस रिवर सिस्टम की जो वैलीज थी, जो खाइयाँ थी, उनमें रहने वाले लोगों को मेसोपोटामियंस बोला जाता था और इस सिविलाइजेशन को मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन बोला जाता है। वहाँ का सबसे पहला जो एक डिफाइंड कल्चर था वह था सुमेरियन कल्चर, और इसी कल्चर ने फॉर्मल स्कूलिंग, राइटिंग और मैथमेटिकल नोशंस स्टार्ट किए थे। उसके बाद बेबीलोनियंस के द्वारा इन पर हमला किया जाता है और कंकर कर लिया जाता है, मतलब वह जीत जाते हैं बेबीलोनियंस। उसके बाद उस घाटी पर इनका कब्जा हो जाता है और फर्दर डेवलपमेंट बेबीलोनियंस के द्वारा की जाती है। अब सिंस यहाँ बेबीलोनियंस वर्ड आया है, सो मुझे यहाँ एक बुक याद आ गई है, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। ओके, अब मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, बोल दिया है, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। बहुत अच्छी बुक है जिसमें आपको फाइनेंशियली कैसे ग्रो कर सकते हैं आप, यह बताया गया है। सो अगर आपको अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को ट्रैक पर लाना है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप वह बुक एक बार ज़रूर पढ़ें। बहुत अच्छी बुक है और इसके साथ आप रिच डैड पुअर डैड जैसी बुक्स भी प्रेफर कर सकते हैं। नाउ हम टॉपिक पर वापस आते हैं। सुमेरियन भाई पहला कल्चर था जिन्होंने राइटिंग एंड मैथमेटिक्स को स्टार्ट किया था और इसके साथ ही फॉर्मल स्कूल एजुकेशन भी प्रोवाइड कराया गया। यह सब स्टार्ट कैसे हुआ, इसका जो रीज़न था वह काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और यहाँ पर राइटिंग सिस्टम और मैथमेटिक्स एक साथ इमर्ज हुए। ऐसा नहीं था कि कुछ एक चीज़ कोई पहले इमर्ज होना शुरू हो गई और फिर दूसरी फर्दर आगे बढ़ाई गई, नहीं, दोनों साथ में इमर्ज हुई थी। और इसका रीज़न था केवल एक टोकन। जी हाँ। अब आप सोचेंगे कि टोकन से चीज़ें कैसे शुरू हो सकती हैं। तो टोकन का सिस्टम यह था कि उस टाइम पर और अभी भी बहुत सी जगहों पर प्रीस्ट्स जो पुजारी होते हैं मंदिर के, उनको बहुत हायर लेवल का माना जाता है, तो लोग उन्हें गिफ्ट्स देने आते थे, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें देते थे गिफ्ट में। तो इनको गिफ्ट संभाल कर रखने की आदत होती थी, कुछ प्रीशियस चीज़ें होती थी। तो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा सेफ्टी नहीं थी, कोई बैंक नहीं थे कि बैंक में बंद करके लॉकर्स में रख दिया जाए और पूरा अकाउंट्स हमारे पास रहेगा, ऐसा कुछ नहीं था। तो मिट्टी के एनवलप्स बनाए जाते थे, क्ले एनवलप्स बनाए जाते थे, उनके अंदर इन गिफ्ट्स को, जो भी मिले गिफ्ट्स में, रख दिया जाता था और फिर इसको ऊपर से पैक कर दिया जाता था। यह एक अच्छा सिस्टम था। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ हुई? प्रॉब्लम तब हुई जब एक एनवलप पूरा फिल हो जाता था और फिर अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, मान लीजिए उन्हें याद आया कि हाँ, कोई चीज़ मुझे चाहिए और यह गिफ्ट में मिली थी और मैंने एक एनवलप में रख दी थी, तो मिट्टी के सारे एनवलप तो अब सेम ही दिखेंगे। तो एक-एक पूरा एनवलप, मतलब आप मान सकते हो कि एक संदूक टाइप का मिट्टी का बना देते थे और उसे पैक कर देते थे, परमानेंटली पैक, कि बिना तोड़े खोला नहीं जा सकता, ऊपर से पूरा तोड़ना पड़ेगा। सो अब पता कैसे करोगे कि कौन सी चीज़ किस में रखी है, या कम से कम यही पता कर लें कि एक एनवलप के अंदर कितनी चीज़ें रखी हुई हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने सील्स इन्वेंट की, सील बनाई, मतलब जिसे हम मुहर बोलते हैं। और वह
उस पर मोहर लगा देते थे, जिससे कम से कम ऑब्जेक्ट्स की गिनती हो जाती थी कि एक एनवलप के अंदर 1 2 3 मतलब जितनी सील लगी होंगी, जितनी मोहर लगी होंगी, उतनी चीजें होंगी। लेकिन प्रॉब्लम फिर एक जगह बढ़ गई कि जब बहुत सारी चीजें एक के अंदर हो जाती थी एनवलप के अंदर, तो फिर बार बार मोहर लगाओ, फिर इनको फिर गिनने में दिक्कत होती थी। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया कि एक और बड़ी मोहर बना ली, जो एक इन छोटी छोटी 10 मोहर के इक्विवेलेंट होती थी, मतलब एक 10 सील के इक्विवेलेंट होती थी कि 10 चीजें हो गई अगर उसके अंदर, एक एनवलप के अंदर, तो यह बड़ी वाली सील वह लगा देते थे, जिससे वह जान जाते थे कि इसमें 10 चीजें हो चुकी हैं। और अगर उसके बाद चीजें डालते थे, रखते थे, तो फिर उसके ऊपर छोटी छोटी मोहर, मान लीजिए आप 13 चीजें उन्होंने एक एनवलप के अंदर रख दी, तो वह एक बड़ी मोहर लगा देंगे और उसके साथ 3 छोटी छोटी मोहर लगा देंगे, तो यह गिनती हो गई 13। तो इस बड़ी मोहर को बोला जाता था बैन और छोटी मोहर को बोला जाता था बैरिगा। अब यह काम आप समझ सकते हैं कि अकाउंटिंग का हो गया एक टाइप से। इसमें आपको मैथमेटिक्स भी आनी चाहिए, इसलिए मैथमेटिक्स का डेवलपमेंट हुआ, और इसको संभाल कर रखना पड़ता था, इसलिए टेक्स्ट प्रिजर्वेशन भी यहाँ से स्टार्ट हो गया। और इसके साथ ही थोड़ी थोड़ी उस टाइम पर फिलोसॉफिकल और नेचुरल ऑब्जर्वेशंस भी स्टार्ट हो चुकी थी। तो इन सब चीज़ों को कोई एक इंसान अगर जानता था, तो वह चाहता था कि हम एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचाएं। लेकिन उसके लिए कैसे लोगों तक चीज़ों को पहुंचाओगे? सो मंदिरों में ही जो लोग यह काम करते थे, या तो उन्हीं के बच्चे या फिर जो भी पढ़ने में इंटरेस्टेड थे यह सब जानने में, उनके लिए धीरे धीरे स्कूलिंग स्टार्ट की गई। उन्हें मंदिरों में बुलाया जाता था और प्रिजर्वेशन, अकाउंटिंग, मैथमेटिक्स, साइंस, ऐसी चीज़ें पढ़ाई जाती थीं। तो धीरे धीरे स्कूलिंग स्टार्ट होके लोग पढ़ने लिखने लगे और अपने अपने सब्जेक्ट में जो महारत हासिल कर लेते थे वह इस चीज़ को आगे बढ़ाते थे। यहाँ से मैथमेटिक्स, अकाउंटिंग्स, प्रिजर्वेशन और स्कूलिंग, फॉर्मल स्कूलिंग हम जिसे बोलेंगे, इसकी स्टार्टिंग हुई थी। अभी तक इन्होंने केवल पिक्टोरियल सिंबल्स यूज़ किए थे मोस्टली, ज़्यादातर पिक्चर्स का ही यूज़ करते थे, सिंबल्स का यूज़ करते थे। लेकिन फिर एक कल्चर यहाँ डेवलप होता है जिसका नाम हम्मुराबी कल्चर था, जो एक अलग जगह पर डेवलप हुआ था। वह पहले लोग थे, वह पहला कल्चर था जिसने फोनेटिक बेस्ड सिंबल्स बनाए थे। मतलब जैसे हम आज फोनेटिक सिंबल्स का यूज़ करते हैं, वैसे ही एक अलग टाइप के फोनेटिक सिंबल्स इन्होंने इन्वेंट किए थे, जो जिसमें 60 सिलेबल्स थे। जैसे अभी अपन इंग्लिश में बात करें तो 26 होते हैं, तो इन्होंने 60 बनाए थे, हिंदी में 52 होते हैं, वैसे ही इनके 60 थे। इस बेस पर फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट्स स्टार्ट हुई। इसके बाद जब साइंस में डेवलपमेंट हुआ, तो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है कि यह दुनिया किसने बनाई, तो उसका आंसर इन सिविलाइजेशन के लोगों ने दिया था। आन की, आन मतलब हेवन और की मतलब अर्थ, यह आन की का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया, जो कि एक बहुत बड़े समुद्र से निकल कर आया है, बहुत बड़े समुद्र से इमर्ज हुआ है, जिसका नाम था नम्मू। और जो हवा चलती है उसे इन्होंने लिल नाम दिया था। यह लिल डिवाइन विंड थी जो कॉन्शियसनेस देती थी, हाँ, हमें जिंदा रखती थी। मतलब उस टाइम पर लोगों ने इतना ऑब्जर्व कर लिया था कि विदाउट एयर हम जिंदा नहीं रह सकते, हमारे एग्जिस्टेंस के लिए एयर बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। धीरे धीरे अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट सुमेरियंस और बेबीलोनियंस ने मैथमेटिकल टेबल्स भी प्रिपेयर कर ली थी। जैसी जैसी उन्हें ज़रूरत पड़ती गई उसके अकॉर्डिंग अपनी साइंटिफिक थिंकिंग का यूज़ करके उन्होंने सिस्टम्स डेवलप कर लिए। जैसे उन्होंने वेट्स एंड मेजरमेंट सिस्टम डेवलप कर लिए थे, मल्टीप्लिकेशन, रेसिप्रोकल्स, स्क्वायर, स्क्वायर रूट्स, क्यूब, क्यूब रूट, सम ऑफ स्क्वायर्स एंड क्यूब्स, ऐसी चीज़ें डेवलप करनी थी। और साथ में क्वाड्रेटिक फंक्शंस और क्यूबिक फंक्शंस, जो कि इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में यूज़ होते हैं, उनको भी डेवलप कर लिया था। और इन सब की डेवलपमेंट का सबसे मेन रीज़न था कि इनके पास राइटिंग सिस्टम था। अगर राइटिंग सिस्टम ना होता तो अलजेब्रा में इतनी डेवलपमेंट करना बहुत मुश्किल था। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ यह आपको आगे समझ में आ जाएगा। नाउ इजिप्शियंस के बारे में हम चर्चा करें, क्योंकि यह भी बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है, हजारों सालों पहले स्टार्ट हुई। सो इजिप्शियंस ज्योमेट्री में बहुत ग्रेट थे। जहाँ मेसोपोटामियंस अलजेब्रा जानते थे, इजिप्शियन ज्योमेट्री जानते थे। यही वह रीजन है जो मैं आपको पहले बता रहा था कि इन लोगों के पास राइटिंग सिस्टम था, सो दे कैन सॉल्व अलजेब्रा, अलजेब्रा में बहुत अच्छे थे। लेकिन विदाउट राइटिंग सिस्टम, सिंस यह फोटोग्राफिक राइटिंग का यूज करते थे, कौन, इजिप्शियंस, इजिप्शियंस फोटोग्राफिक राइटिंग सिस्टम का यूज करते थे। सो इन्होंने ज्योमेट्री में तो बहुत सारी डेवलपमेंट कर ली, लेकिन अलजेब्रा में पीछे रह गए। क्यों? क्योंकि अलजेब्रा में हमें सिंबल्स की, सिलेबल्स की ज़रूरत होती है। जैसे हम बात करें तो एक्स वाई जैसे सिंबल्स यूज़ करते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पिक्टोरियल सिस्टम चलता था, पिक्चर्स को आप सर्कल बना लो, रेक्टेंगल बना लो, स्क्वायर बना लो, ट्रायंगल बना लो, तो यह
पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है जो ज्योमेट्री में ही काम आते हैं। सो ज्योमेट्री इन्होंने बहुत अच्छे से डेवलप कर ली थी। मेजरमेंट सिस्टम भी इनका बहुत अच्छा था। उसका एक रीजन बहुत इंटरेस्टिंग था कि नाइल नदी में हर बार फ्लड आ जाती थी। फ्लड से क्या होता था कि इनके घर एकदम तबाह हो जाते थे क्योंकि बहुत ज्यादा बाढ़ आती थी वहां पर। सो जब बाढ़ खत्म होती थी उसके बाद लोग पहचान नहीं पाते थे कि मेरा घर कौन सा है और बाजू वाले का घर कौन सा है और किसकी किस जगह पर जगह थी, मतलब किस जगह पर उनका मकान था। सो फिर इन लोगों ने एक मेजरमेंट सिस्टम डेवलप कर दिया। उस मेजरमेंट से हम नाप लेते थे। अब मैं मॉडर्न यूनिट्स यूज करूंगा। जैसे मान लीजिए दो पड़ोसी हैं, एक के पास 2500 स्क्वायर फीट जगह है और एक के पास 3000 स्क्वायर फीट जगह है, तो यह लिख के रख लेते थे। मतलब डेटा प्रिजर्व किया था। एक इंसान के पास इतनी जमीन है, दूसरे इंसान के पास इतनी जमीन है, तो जैसे ही बाढ़ खत्म होती थी तो लगभग उसी जगह पर नाप कर उन्हें 2500 और दूसरे वाले को 3000 स्क्वायर फीट जमीन दे दी जाती थी। तो फिर यह दिक्कत खत्म हो गई कि नहीं यह जमीन मेरी है वह जमीन मेरी है, ऐसा कुछ नहीं होता था। तो इसी कारण इन्होंने मेजरमेंट सिस्टम बहुत अच्छे से डेवलप किया था। वह बोलते हैं ना कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। इन्हें इन्हें जरूरत थी, इन्होंने ज्योमेट्री बहुत अच्छे से डेवलप कर ली। इसके साथ में इजिप्शियंस एस्ट्रोनॉमर्स भी बहुत अच्छे थे। इसका भी रीजन कहीं ना कहीं नाइल रिवर ही थी। नाइल रिवर में आने वाली फ्लड ही इन लोगों को एग्रीकल्चर करने में हेल्प करती थी, क्योंकि मेनली तो इजिप्ट कहाँ पर है, इजिप्ट रेगिस्तान में है, देखा जाए तो वहां पानी नहीं होता था। तो यह लोग तारों की और चंद्रमा की जो पोजीशन रहती थी, जो स्थिति रहती थी, उसको देखकर पता कर लेते थे कि कब बाढ़ आएगी और कब बाढ़ खत्म होगी, तो उसके बाद हम खेती कर सकते हैं। उसके लिए यह तारों की पोजीशन, ग्रहों की पोजीशन और मून की पोजीशन को मैप करके रखते थे। सो एस्ट्रोनॉमी में इन्होंने बहुत अच्छे से डेवलपमेंट कर ली थी। इसके साथ ही केमिस्ट्री और मेटलर्जी में भी यह बहुत आगे निकल चुके थे। इन्हें डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स के बारे में पता था, अलॉयस के बारे में पता था और बहुत से ऐसे केमिकल्स जानते थे जो बॉडीज को प्रिजर्व करने के काम आते थे। आपने सुना ही होगा कि इजिप्ट में हजारों साल पुरानी ममीज अभी भी प्रिजर्व करके रखी हुई हैं। अब उनकी थिंकिंग यह थी कि यह कई सालों बाद जिंदा हो जाएंगे। हालांकि यह चीजें होती नहीं है, बट फिर भी उस टाइम पर लोगों की एक सोच थी ऐसी। तो लेकिन उस सोच ने इन्हें बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट की तरफ बढ़ाया। इसके साथ ही इजिप्शियंस की इंजीनियरिंग स्किल्स, इंजीनियरिंग एबिलिटीज़ भी बहुत अच्छी थी और जिसकी एग्जाम्पल तो हम आज भी जाकर वहाँ देख सकते हैं। इतने ह्यूज पिरामिड्स उन्होंने बनाए हैं, कैसे इतने बड़े बड़े पत्थर को ऑन द टॉप पहुंचाया उन्होंने। मतलब आप सोच सकते हैं कि जब उनके पास क्रेन और हेलीकॉप्टर जैसा कोई सिस्टम नहीं था उस टाइम भी, वह 100 टन, 100 टन मतलब आप समझ सकते हैं कि एक टन में 1000 kg होता है। कितना ज्यादा एक वेट उठाकर यह लोग उतने टॉप तक ले जा सकते थे। सो इंजीनियरिंग स्किल्स भी इन लोगों की बहुत अच्छी थी। नाउ वी विल टॉक अबाउट चाइनीज साइंस। चाइना में साइंटिफिक डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुए, यहाँ टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस बहुत ज़्यादा थी। यह इजिप्शियंस और मीजोपोटामियंस से भी कहीं ज़्यादा आगे थे। बहुत सारी खोज की थी, इन्वेंशंस किए थे चाइनीज ने, लेकिन यह पीछे कैसे रह गए? यह इनके पीछे रह जाने का कारण था कि इनके पास टेक्नोलॉजिकल साइंस नहीं थी। साइंस से मेरा क्या मतलब है कि एक सिस्टमेटिक तरीका नहीं था चीज़ों को प्रिजर्व करने का, जिसके कारण इन्होंने चीज़ों को पजलिंग बना दिया, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग बना दिया। बहुत अच्छे एक तरीके से यह चीज़ों को सिस्टमेटिक नहीं कर पाए, जमा के नहीं रख पाए, जो कि मीजोपोटामियंस ने बहुत अच्छे से किया। सो कितना भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया, लेकिन यह बेस्ट से एक टाइम बाद पीछे होगा, क्योंकि यहाँ बेस्ट में तो चीज़ें एक अलग तरीके से ही डेवलप हुई हैं जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं। सो फिलहाल हम देख लेते हैं कि चाइनीज़ ने क्या क्या इन्वेंशंस किए। इन्होंने आयरन और स्टील मेटलर्जी में इन्वेंट किया, गन पाउडर यहाँ पर बना, पेपर पहली बार चाइना में बना, रोटरी टू रेक्टिलिनियर मोशन जैसी चीज़ें यहाँ पर इन्वेंट हुई, और ब्रिज बनाना, आर्क ब्रिज बनाना, बहुत सी चीज़ें हैं। आप खुद देख सकते हैं स्क्रीन पर कि इंक का इन्वेंशन, प्रिंटिंग का इन्वेंशन, मेटल वेल्स का इन्वेंशन, रॉकेट्स का इन्वेंशन, बहुत सारे इन्वेंशन यहाँ पर हुए थे। व्हील बोर्ड भी यहाँ पर बनाई गई थी। लेकिन लैग कहाँ कर गए हैं लोग कि चीज़ों को इन्होंने प्रिजर्व करके नहीं रखा। अगर प्रिजर्वेशन कर लेते तो हो सकता था यह आज और ज़्यादा आगे होता। चाइनीज यूनिवर्स को कैसे देखते थे? चाइनीज मानते थे कि यूनिवर्स 5 एलिमेंट्स से मिलकर बना हुआ है, अर्थ, वाटर, फायर एंड वुड। और पूरे यूनिवर्स को दो फोर्स हैं जो कंट्रोल करती हैं। मतलब दो टाइप की फोर्स है, एक येन और यांग। इन और यांग यह अपोजिट फोर्सेस को रिप्रेजेंट करते थे। मतलब अपोजिट फोर्स है जो कि पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल करती है। अपोजिट सिन का मतलब क्या था? जैसे कोल्ड और वार्म, मेल एंड फीमेल, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन। मतलब एक दूसरे के अपोजिट जो फोर्सेस होती हैं, जो प्रोसेस होती हैं, या जेंडर कुछ भी हम बोल सकते हैं। तो
उस फोर्स के द्वारा यह मानते थे कि पूरा यूनिवर्स कंट्रोल किया जाता है। यह था एक ओवरव्यू कि कैसे चाइनीज, इजिप्शियंस और मीसोपोटामियंस ने धीरे धीरे साइंस को, मैथमेटिक्स को, राइटिंग सिस्टम को आगे बढ़ाया और डेवलपमेंट्स स्टार्ट हुए। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कि ग्रीक्स ने कैसे डेवलपमेंट की, और उसके बाद हम धीरे धीरे मॉडर्न साइंस की ओर बढ़ेंगे। तो यह था सेकंड पार्ट। आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग लगा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय। बीइंग समथिंग।